हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोग डीपीटी देख रहे थे, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, और क्लास नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा होगा क्लास नंबर 23 डेली प्रैक्टिस टेस्ट में। आज तक हम लोगों ने कितना कर चुके हैं, 22 हम देख चुके हैं। तो अगर आप 5 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, 110 क्वेश्चन जो है आप देखेंगे आज तक हम लोगों ने 110 क्वेश्चन को इजीली सॉल्व जो है इसको पूरे समझ के कर चुके हैं। ये हमारा जो है 23 नंबर का होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें भी हो जाएगा, 115 क्वेश्चन। ये जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं काफ़ी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से हम यहाँ पे देते हैं 5 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, रेलवे के एग्जाम में जो है ऑलरेडी जो जिस चैप्टर जिस टॉपिक से पूछा गया है उसी टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। 5 क्वेश्चन है इसलिए हम इसको कराते हैं ताकि आप जल्दी इसको सॉल्व भी कर लेंगे और अपने जो है सब्जेक्ट के टच में रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं कि सब्जेक्ट के टच में रहेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके जो है ज़्यादातर जो है वहाँ से एग्जामिनर जो है उस क्वेश्चन को टच करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है इतना जो है आज तक हम लोगों ने 22 जो है सेट यहाँ पे लगा चुके हैं। ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि एनसीईआरटी का जो है यहाँ पे क्लास आपको देखने को मिलेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का जो है क्लास यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 तारीख से जो है 1 तारीख से हम इसको जो है शुरू करेंगे एनसीईआरटी का। हो सकता है इसमें जो क्लासेस आपका होगा जिसे कि एक दिन गैप करके होगा, जिसे मतलब ये तो आपका डेली बेसिस पर होगा। ठीक है, लेकिन ये एनसीईआरटी का होगा, एक दिन आपको गैप करके यहाँ पे क्लासेस देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें पीडीएफ बनाने में बहुत सारा जो है आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना रहता है, तो उसको ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए हम एक दिन पर आपको यहाँ पर क्लासेज जो है इसको देंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा ब्रीफ का इसके बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से आप देखेंगे कोई भी सेट उठा लीजिए, उसमें से एलिमेंट को लेकर या पीरियोडिक टेबल से लेकर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको जरूर पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5-5 क्वेश्चन हमने देखा है किसी सेट में 5-5 क्वेश्चन रहता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके बीच के संबंधों को परीक्षण किया था। ठीक है, उनके किनके बीच के संबंधों को किया था ये आपको बताना है। ठीक है, कि आपको बता रहा है कि उनके द्रव्यमान और उनके किनके बीच में, तो ये किसमें किया था, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के, यहाँ पे क्या किए थे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों के बीच का क्या किए थे, यहाँ पे उन्होंने परीक्षण किया था मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में आपको पता है क्वेश्चन बनता है कि कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। ठीक है, वर्ग की बात करें, ठीक है, और एक होता है आपका आवर्त। ठीक है, तो वर्ग इसमें कितना होता है, 9 वर्ग होता है। आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये भी आपको काफ़ी जो है महत्वपूर्ण ये आपका जो है ये भी आपको एग्जाम में पूछता है कि कितने मेंडलीव का आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे या कितने आपका, ये देखिए यहाँ तक कि आपको क्या कहेगा कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनता है जिसमें उसमें एक आपका ये रहेगा, चाहे इस पे बना देगा या दोनों को लेकर बनाएगा या इस पे बना देगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह पूछता है इनमें से कौन सा सत्य है, कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 है। ठीक है, या आवर्त की संख्या 7 है, या दोनों दे देगा, वर्ग की संख्या 9 होती है, 9 है और आवर्त की संख्या 7 है। इस तरह क्वेश्चन भी आपको बनाया जाता है। तो जब आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे, जो भी आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी के बारे में है उसको पूरा जब जाने रहेंगे, तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी तरह से आपको जो रोटेट करके देगा तो आप उसको सॉल्व आसानी से कर लेंगे। तो ये आपका था, वर्ग की संख्या कितना है 9 और आवर्त की संख्या कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज़ और है कि अगर आप मेंडलीव के आवर्त सारणी के बाएं से दाएं जाएं तो क्या क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। अगर हम बाएं से दाएं जाएं, ठीक है, बाएं से अगर दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में तो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन जो होता है कि विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर यहाँ पे देखें कि विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इसको भी याद रखिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए ये मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में है, तो आवर्त सारणी से जुड़े जितने भी सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, लेकिन जितना भी हमसे हो पाता है उतना हम आपको बता देते हैं, जितना याद होता है। ठीक है, हम आपसे भी ये कहेंगे कि जितना भी हो आवर्त सारणी के यहीं पे आपने नोट्स में, जब भी हमने एनसीईआरटी क्लास जब हम लेंगे, जितने भी आपके चैप्टर वाइज लेंगे, आप देखिएगा कि अगर ये मेंडलीव के आवर्त सारणी से जुड़ी जितना भी अगर आपको आगे चाहे विद्युत ऋणात्मकता हो
जितना भी प्रॉब्लम होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पूरी कोशिश करेंगे उसको एक एक चीज़ एक एक करके नोट करके आपको वहाँ पे लिखवाएं, ताकि जब आप रिवीजन करें तो उस चीज़ को आप वहाँ पे कवर कर ले जाएं और एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन वहाँ से बने, अब पक्का है बनेगा, एकदम गारंटी है बनेगा, क्योंकि हम उसको उसी तरह से डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, आप देखिएगा जब भी आप उसको पढ़ेंगे उसका नोट्स बना लीजिएगा एक। ठीक है, नोट्स हम देंगे आपको अपने तरफ से। ठीक है, और अच्छा नोट्स होगा एकदम, बिल्कुल जो है आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक एक चीज़ पे। और 90+ ये मान के चलिए कि साइंस से क्वेश्चन बनता है तो 90+ आप सॉल्व कर ही ले जाएंगे। ठीक है, 90+ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा नहीं करना है कि 100% होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपसे न बने, लेकिन आपको 90+ यहाँ पे जो है क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर करके आएंगे। ठीक है, तो ये था विद्युत जो ऋणात्मकता होती है। ठीक है, ये बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। अगर आप देखें कि बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा। और एक होता है विद्युत बंधुत्व उसको बोलते हैं। ठीक है, विद्युत बंधुत्व ये भी आपको क्या होता है, बढ़ता है, विद्युत बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व ये भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और दूसरा तीसरा यहाँ पे देखें तो एक होता है आपका आयनन विभव। ठीक है, वो भी बढ़ता है, आयनन विभव। ठीक है, आयनन विभव ये भी आपका बढ़ता है। ठीक है, आयनन विभव बढ़ता है। ठीक है, जब भी आप बाएं से दाएं जाएंगे तो ये आपका जो है यहाँ पे होता है। ठीक है, चौथा होता है कि परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या यहाँ पे घटता है। अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप याद रखेंगे, परमाणु त्रिज्या क्या होता है, घटता है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर पूछा जा सकता है कि विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में, मेंडलीव का आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कुछ भी प्रभाव नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या के बारे में कह देगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है आप जो है इसको जब एक बार कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 1000 तरीके का बन सकता है, आप उसको इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका था इसके बारे में कि बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसमें वर्ग कितना होता है, 9 आवर्स कितना होता है, 7 मेंडलीव आवर्त सारणी। लेकिन इसका जो क्वेश्चन आंसर ये होगा, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म दोनों होगा, उनके परमाणु द्रव्यमान उनके बीच के संबंधों का परीक्षण किया था, जो आपका यहाँ पे दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, आपको गलत कथन बताना है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसमें गलत कथन आपको बताना है कि यहाँ पे जो भी आपका कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह के संबंधित कुछ नीचे दिया गया। तो ऊर्जा प्रवाह क्या होते हैं, जीवों में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो आपका क्या होता है, निम्न से, यहाँ पे निम्न से अर्थात जो है उत्पाद से क्या होता है, उपभोक्ता की ओर होता है। ठीक है, उपभोक्ता की ओर। ठीक है, इसको जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से आपको देख रहे हैं कि क्या होगा, तो इसके बारे में बहुत सारा, ये बहुत ज़्यादा है, इसको डिटेल में देखेंगे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे निम्न उत्पाद जो होता है, निम्न या यहाँ पे उत्पाद से क्या होता है, उपभोक्ता की ओर होता है। ठीक है, और 10% की दर से ये होता है, प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, 10%, प्रत्येक स्तर पे ये 10% की दर से ये आपका होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, निम्न से उच्च की तरफ। तो यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। सबसे पहले कि ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, तो जो उत्पादक नहीं होते उपभोक्ता होते हैं, ये तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा। यहाँ पे अकेला जीव होता है वो अब क्या करता है, पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है। जीवों का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उससे उतनी ही कम ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जीवों के जो पोषी स्तर होता है जितना निम्न होता है उसका उतनी ही कम ऊर्जा होती है, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये है खाद्य जल में 2 या 2 से अधिक का खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है, ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि आपका गलत कथन है कि जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत जो है यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, परिस्थितिकी जो आपका जो चैप्टर होता है वहाँ से इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप के। तो जब इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से देखेंगे तब आप जो है इस क्वेश्चन को ज़्यादातर सोच पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ओम का नियम है V=I/R। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर आपको ओम का नियम नहीं पता है, इस पर अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया तो अगर आप एक आध दो क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं उसको समझ आ रहेंगे किस तरह सॉल्व करना,
तो आपको जो है मैथमेटिकली होता है तुरंत सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन इसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को जब तक पढ़ेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं होगा उतना बेहतर तरीके से, ठीक है। तो अभी जितना भी समझ में आया ठीक है, लेकिन जब इसका चैप्टर देखेंगे आपको पूरा जो है वहाँ पे नोट्स जब दे देंगे तो आप उस हिसाब जब देखेंगे क्वेश्चन आपको जो है बस देखते ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। तो अगला देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जैसी पक्ष भिक्षिका यहाँ पे कीलिका कहा जाता है का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन फॉर्म है, इतना बड़ा है, लेकिन जो आपका कहा गया है ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ दिया गया है कि यहाँ पे कह रहा है कि इस तरह से एक निश्चित आकृति का एक कोश की जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं जिसे पक्षमा विका यहाँ पे कीलिया कहा जाता है, जिसका प्रयोग क्या होता है, इसका नाम क्या है, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। ये कॉन्सेप्ट होता है बायोलॉजी का, बहुत अच्छा है। तो ये पैरामीशियम इसका होता है, ठीक है। और पैरामीशियम क्या होता है, ये प्रोटिस्टा संघ का ये आपका जीव है, प्रोटिस्टा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है, संघ का ये आपका ये जीव है, ठीक है। और इसको किस संघ में रखा गया है, सीलियोफेरा, ठीक है, सीलियोफेरा संघ में इसको रखा गया, इसको भी याद रखेंगे, सीलियो, ठीक है, फेरा संघ में रखा गया है, फेरा संघ में इसको रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, सीलियोफेरा संघ में इसको रखा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, ये आपका यहाँ से पूछा गया था बायोलॉजी से। ये क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसका क्वथनांक सर्वाधिक है, ठीक है, क्वथनांक बताना है किसका सर्वाधिक होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे कुछ चीजें याद रखने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसको चाहे तो याद रख सकते हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और इसको एक और नाम से बोलते हैं क्विक लाइन, ICKE, क्विक लाइन इसको कहते हैं, ठीक है। एक इसका नाम है, ये आपका यहाँ पे ये आपका नाम है, ठीक है, क्विक लाइन नाम से इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। इसका जो क्वथनांक होता है ये होता है आपका, अगर क्वथनांक की बात करें तो ये कितना होता है, 2850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, इसका क्वथनांक होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये लिथियम क्लोराइड है, इसको ये लिथियम क्लोराइड है, ये का अगर क्वथनांक की बात करें, ठीक है, क्वथनांक की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1382 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, यहाँ पे 1382 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होगा क्वथनांक, ठीक है, लिथियम क्लोराइड का। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड, इसको कहते हैं कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसका क्वथनांक कितना, ठीक है, 1935 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है क्वथनांक आपका कैल्शियम क्लोराइड का। इसका कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1465 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, इसका क्वथनांक होगा 1465 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्वथनांक होगा, ठीक है। और NaCl को क्या कहते हैं, ये नमक का फार्मूला होता है, नमक का, ठीक है, नमक का फार्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका था, यहाँ पे पूछ रहा था कि सर्वाधिक जो है क्वथनांक किसका होता है, तो अगर आप देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे होगा, CaO का 2850 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी मतलब याद रखना पड़ता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होता है जो आपको याद रखना पड़ता है डाटा। तो अगर मैं मतलब इसको देखें हैं, यहाँ से क्वेश्चन हम देखें, ज़्यादातर आपको जो है याद करने जो लर्न करने वाली है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को जो है ज़्यादातर जितना भी क्वेश्चन होगा उसको अलग से उसी टॉपिक में उसी चैप्टर में लिख लेंगे कि ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन जिस भी चैप्टर से जिस टॉपिक से पूछेगा उसको वहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन का परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता, ठीक है। तो इसमें से क्या है, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना, ठीक है, इसको समझाया जा सकता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना, तारों का टिमटिमाना, आसमान का नीला रंग, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तारों का टिमटिमाना। इसको क्या है आपका, कि इसको प्रकाश के प्रकीर्णन के परिघटना का उपयोग करके इसको समझाया नहीं जा सकता, तारों का टिमटिमाना में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। तारों का टिमटिमाना का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें यह होता है कि जब भी तारों का, जैसे मान लीजिए आपके जो है ये स्टार्स हैं, इसके जो प्रकाश होते हैं ये क्या होता है, वायुमंडल के विभिन्न परतों में, ठीक है,
जितने भी परतें होते हैं, विभिन्न परतों में क्या होते हैं, ये गुजरता है, वायुमंडल के विभिन्न परतों से ये गुजरता है, ठीक है। तो जो इसके प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जब घटता बढ़ता रहता है तो यही घटता जो घटने बढ़ने का जो जैसे जो प्रतीत होता है उसी को क्या कहते हैं, वो तारों का टिमटिमाना उसी को कहते हैं, ठीक है, कि तारों का टिमटिमाना है, ठीक है। तो ये आपका था तारों का टिमटिमाना। आमतौर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे निम्नलिखित में से प्रकाश जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का प्रयोग करके किससे, तो तारों का टिमटिमाना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बारे में और भी सारा डिटेल जब हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, हालांकि फिजिक्स का पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हम एक जो है शुरू से अच्छे तरीके से और भी उसको पढ़ेंगे और नोट्स के साथ में, ठीक है। आपको नोट्स हम देने वाले हैं, बहुत अच्छा नोट्स आप देखिएगा एग्जाम में, उसको जो उसको आप पढ़ के जाएंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पर जो देखते हैं डीपीटी डेली प्रैक्टिस टेस्ट। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी करिए, और जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनको भी जो है ये शेयर करिए, ठीक है। और इसका कोई भी आपको क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।